हाथों को खुला घुटने पे रख लें, आंखें बंद कर लें। मुस्कान के साथ धीमी गहरी सांस लें और 3 बार ओम ध्वनि का नाद करेंगे। 3 बार शांति नाद करें। सांस भरें। सांस भरें। फिर से सांस भरें। तीन बार शांति नाद के लिए सांस भरें। दोनों हाथों को जोड़े, हृदय के केंद्र पे लाए, शीश झुकाएं, ईश्वर को नमन करें, सभी गुरुजनों को नमन करें। सांस भरते हुए शीश को केंद्र में ले आए और धीरे धीरे आगे खोलें। बेटी जी कितने बजे तक टाइम है मेरे पास? क्योंकि मेडिटेशन मैं चाहता हूँ पूरा करिए। आज पूरा कर दें। जी टाइम है, बीच में छोड़ के जाना तो नहीं, जाना है तो मैं उस हिसाब से कराऊंगा। नहीं सर, आज तो बेटा आ गया। नहीं तो पहले बता दिया करिए तो मैं उस हिसाब से एडजस्ट करके कम देर करा, ताकि ऐसा न लगे कि आधा छूट गया। चलिए सुबह वाली क्लास में भी मैंने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था, हो सकता है आपने कभी सुना भी होगा। एएनएस भी कहते हैं उसको, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि दिल का धड़कना, आपके लंग्स का सांस लेना, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होना, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर की पाचन क्रिया, इन सब चीजों पे और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो अपने आप होती रहती है, आपके बिना कंट्रोल के, बिना नियंत्रण के। वो कैसे होती है? वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक तंत्र प्रणाली हमारे शरीर में जो बनी हुई ईश्वर ने हमें दी है, उसके जरिए होती है। तो अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या है, कैसे है, उसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से हम समझेंगे और उसको क्यों समझना जरूरी है, क्यों कंट्रोल करना जरूरी है। हम जो योग करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, जो आसन करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे इन सभी चीजों पे, हार्ट बीट पे, आपके लंग्स पे, इवन आपकी किडनी पे, लीवर पे,
इंटेस्टाइन पे, पूरे शरीर पे, आपके ब्रेन न्यूरल सेल्स में क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों ये सब जरूरी है, ये समझने के लिए हमें ये भी जब समझना जरूरी है होता क्या है। अगर स्क्रीन नहीं दिखेगी तो मुझे बताइएगा। दिख रहा है? प्रीति जी दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ब्लैक ब्लैक दिख रहा है या इसमें कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? सर अभी तो ब्लैक आ रहा है, लेकिन आज स्क्रीन इज प्रेजेंटेड। अब दिख रहा है? अब हाँ, स्क्रीन सर स्क्रीन शेयर हो रही है। एएनएस मतलब सुबह वाली क्लास में मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था कविता जी ने कि एएनएस मतलब है आंसर। एएनएस मतलब यहाँ पे है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है एएनएस। ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो आपको बताया कि जो गतिविधियां शरीर में आपके बिना नियंत्रण के जो है होती रहती हैं, जिसमें से क्या क्या है, जैसे कि आपका स्पेसिफिक बॉडी प्रोसेसेस सच एज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, आपके शरीर में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, वो आपके नियंत्रण में नहीं है, अपने आप हो रहा है। डाइजेशन, भोजन का पचना, सांस लेना, यूरिनेशन, हार्ट बीट एक्सेट्रा, इसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। मानसी जी नमस्कार। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में मैं बता रहा था कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का योग से ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में किस तरह का डिसऑर्डर हो तो योग में कौन सी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, इस इन चीजों पे अभी मैं आऊंगा। मेडिटेशन करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से और जो विभिन्न आसनास हम करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके ब्रेन पे, आपकी हेल्थ बॉडी पे, हर चीज पे, आपके हार्ट पे, लंग्स पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात कर रहे थे। एएनएस मींस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आपके शरीर की वो प्रणाली है जिससे आपके बिना कंट्रोल के बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, जैसे कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, यूरिनेशन, डिफिकेशन, ब्लड प्रेशर, सेक्सुअल रेस्पॉन्स, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, फ्लूइड बैलेंस। ये जो जितने फंक्शंस लिखे हुए हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये आपकी बॉडी अपने आप ऑटोनॉमस ऑटोमेटिकली फंक्शन करती है। अब ये कैसे ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है इसके दो प्रकार हैं, एक है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या चीज है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट मोड भी कहते हैं, यानी कि जब आपको कोई खतरा दिखता है, जब आपका ब्रेन ये परसीव कर लेता है कि आपको आपके जीवन में कोई खतरा है, कोई डेंजर है, तो तब ये मोड एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जब खतरा होगा तो सबसे ज्यादा आपके किस शरीर के किस अंग की जरूरत पड़ेगी बॉडी को सेव करने के लिए? फाइट और फ्लाइट। फाइट मीन्स सामना करना, लड़ना, और फ्लाइट मीन्स भाग जाना। तो फ्लाइट जो मोड है वो फियर को दिखाता है कि आप डर रहे हो, और फाइट मीन्स एग्रेशन, एंगर को दिखाता है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या चीज जरूरी है? आपके हाथ और पैर, भागने के लिए या लड़ने के लिए हाथ पैर जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा, ब्लड को एक्सेस फ्लो ऑफ ब्लड जो है आपके हाथों में और पैरों में पंप करेगा। ऐसा करने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो लंग्स भी आपके, चूंकि ब्लड तेजी से, हार्ट जल्दी से धड़क रहा है, जल्दी से पंप कर रहा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए ब्लड जो बॉडी में फ्लो होता है उसका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को कैरी करना पूरे बॉडी में जो है। तो ऑक्सीजन भी कैरी होना है ज्यादा जल्दी से, तेजी से भागने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए कन्वर्जन के लिए ऑक्सीजन जल्दी जल्दी चाहिए।
तो आपके लंग्स भी जल्दी जल्दी, तो आपकी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाएगी और जल्दी जल्दी हो जाएगी और सांसें गर्म हो जाएगी। बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगी क्योंकि एग्रेशन दिखाना है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पसीने आने लगेंगे, स्वेटिंग होने लगेगी। तो ये जो ब्लड पंप हो रहा है, एक्सेस ब्लड पंप हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से और एक्सक्रीटरी सिस्टम से, जो खाना पचाने की प्रणाली है और जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की, यूरिनेशन या फिर जो है और जगह से जहां से जो भी टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो जो प्रणाली है, इन दोनों में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको निकाल के आपकी बॉडी, आपका हार्ट, बाकी हाथ और पैर में केवल ब्लड सर्कुलेशन फ्लो कर देते हैं। ये वाला सेक्शन वीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो डेंजर का जो परसेप्शन होता है वो हटता है दिमाग से, तो तुरंत बॉडी जो है, बॉडी का दूसरा टाइप का जो नर्वस सिस्टम वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो आपका जब जैसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपके दिमाग से हाइपोथैलेमस जो होता है दिमाग के अंदर, वहां से और पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ अलग अलग तरीके के हार्मोन्स सिक्रीशन शुरू होते हैं, रिलीज होने शुरू होते हैं आपके ब्लड के थ्रू, आपकी बॉडी में जाते हैं, हार्ट में जाते हैं, हार्ट के थ्रू बाकी बॉडी में जाते हैं। फिर हाथ पैरों से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, हाथ पैर रिलैक्स हो जाते हैं, हार्ट बीट नॉर्मल पे आ जाती है और आपकी जो ब्रीथ होती है वो धीमी, हल्की, गहरी हो जाती है। जैसे ही ऐसा होता है तो ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन सिक्रीशन शुरू हो जाता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं। जैसे ही आप शांत होते हैं, आपका ब्लड जो है हाथ पैर से वापस से जाके डाइजेस्टिव सिस्टम जहां से लिया गया था वहां वापस लौट जाता है। ये नेचुरल चीज है। लेकिन हम अगर अपने जीवन में देखें तो हमें कितनी बार ऐसा होता कि रियल में खतरा कोई होता, इन दोनों में से किसको ज्यादा एक्टिवेटेड रहना चाहिए? ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम किसको एक्टिवेटेड रहना चाहिए? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, रेस्ट एंड डाइजेस्ट को? रेस्ट एंड डाइजेस्ट को ही होना चाहिए ना। आप हमेशा लड़ने को तैयार थोड़ी, या कोई इंटेंस एक्टिविटी जब आप करते हो, जैसे कल आप लोग लेग्स जब एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होगा? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होगा, जो कि फाइट और फ्लाइट है। क्योंकि हाथ और पैरों में आप जब एक्सरसाइज करते हो तो एक्सेस फ्लो ब्लड की जरूरत पड़ती है, पंप करते हो ना ब्लड को, जो है आप चाहे जिम में कर रहे हो चाहे यूवी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको एक्सेस ब्लड की जरूरत पड़ती है हाथ और पैरों में। तो उस टाइम पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, फाइट और फ्लाइट। जैसे ही उसके बाद लास्ट में एंड में जाके क्लास पूरी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो है जब उठ जाते हो आधी क्लास छोड़ के, तो आप अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिर्फ एक्टिवेटेड छोड़ के उठ जाते हो, अपने बॉडी और माइंड को वापस से रिलैक्स मोड में पैरासिम्पैथेटिक में नहीं डालते, जो कि खतरनाक हो सकता है लंबे समय तक ऐसा करना। तो आपका जब आप एंड में जाते हो तो आप जो बाकी चीजें एंड में करते हो, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। मेरी क्लास के एंड में आप कितना भी मैं मेहनत कराता हूँ, आप गिर जाते हो करते करते, हाथ जहां जिस पोस्चर में रहते हैं आप छोड़ देते हैं, फिर से आते हैं, कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं, आप बिल्कुल थक जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। लेकिन एंड में जाके जब उठते हो आप वापस से, तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हो, क्योंकि जो हम लास्ट में एंड में एक्टिविटीज करते हैं वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे दिमाग से बहुत सारी ऐसी चीजें ब्लड के थ्रू बॉडी में जाती हैं जो आपकी ब्लड को ही नहीं, आपके मन को, सांसों को भी, हार्ट को, लंग्स को, सबको बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। हम जब जंगलों में रहते थे या जानवर की तरह रहते थे, उस टाइम पे हमारे जीवन में खतरा बहुत सारा, रियल जो डेंजर होता था वो तब रहता था। या कहीं ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे हम खाना बदोश के रहते हैं, हमें रोज अपने खाना जुटाने के लिए हमें जाना पड़े शिकार करने और हमारी जान को खतरा हो, या ऐसी जगह पानी लेने जाए जहाँ पैर फिसले हम खाई में नदी में गिर जाए, ऐसी कोई, तो समझ में आ सकता है कि रोज आपको खतरे का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने घरों में सेफली रह रहे हैं, एयर कंडीशन हाउसेज में, एयर कंडीशन ऑफिसेज में रह रहे हैं, सेफ व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कुछ खतरा है नहीं कि अननेसेसरी, मतलब अदर देन कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके अलावा कभी भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, फाइट और फ्लाइट मोड को, बॉडी को एक्टिवेट करने की कभी जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम आज की जो लाइफस्टाइल है
उस लाइफस्टाइल के हिसाब से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड ही एक्टिवेटेड रहता है। आपका दिमाग ये परसीव कर लेता है, ये रीड कर लेता है कि कुछ खतरा है, चाहे वो पास्ट का कोई एक्सपीरियंस हो जो आपको अनप्लेजेंट हो, जो अच्छा ना हो, जिसकी वजह से जो है आपकी हार्ट बीट हमेशा हाई रहती हो, शॉर्ट बीट रहती हो, हार्ट बीट हाई रहती हो, या फ्यूचर की कोई एंजाइटी हो कि फ्यूचर में ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए जो कभी होगा ही नहीं, ना होने वाला है ना हुआ है। उस खतरे को जो हुआ ही नहीं और होने वाला नहीं, उसकी वजह से आप हमेशा 24 घंटे अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेटेड रखते हो। ऐसा कंटिन्यू रखने की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है, इम्प्रॉपर डाइजेशन होने लगता है। इम्प्रॉपर डाइजेशन होने की वजह से जो है, जब फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, आप कितना भी खा लो, अच्छा खा लो, तो आप जो है वीक होने लगोगे, और सिर्फ बॉडी से वीक नहीं होगे, आपके दिमाग में जो सबसे मेन चीज थी, जो सेरोटोनिन, जिसकी वजह से आप ब्लिसफुल फील करते थे, वो आपकी बॉडी बनाना भूल जाती है, बनना बंद हो जाता है हमेशा। फिर आपको नींद की गोली खानी पड़ती है, एंटी डिप्रेशन पिल्स खानी पड़ती है, जो कि बॉडी का बिल्कुल नेचुरल मैकेनिज्म था कि आप बस इतना सा आपको करना था कि उसको इस मोड से उस मोड में ट्रांसफर करना था। एक छोटा सा बच्चा होता है, एक छोटे से बच्चे को आप जैसे ही डांटोगे या कुछ भी उसकी पिटाई करो, तो उस बच्चे का तुरंत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो रोने लगता है, गुस्से में हो सकता है आपको भी वो मारने लगे, उसको आपको पकड़ के वो खींचे भी। लेकिन जैसे ही उसको आप प्यार से गले लगा लो, उसको प्यार करो, सहलाओ उसको, 1 सेकंड के अंदर उसका तुरंत मूड चेंज होगा, उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और तुरंत वो रिलैक्स हो जाएगा, वो आपको प्यार करने लगेगा, वो भूल जाएगा। तो इंसान का शरीर ऐसा ही बना है, हमने उसको ऐसा बना दिया है कि उसको भूलने नहीं देते, उसको नेचुरल नेचर में आने नहीं देते। हम अपने मतलब अननेसेसरी के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके हम जो हमारा दूसरा टाइप का हार्मोनल सिक्रेशन है, उसमें हमेशा उसको लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास हमेशा जाना पड़ता है। अब हम जो है इसके आगे वाले स्लाइड पे, तो कंक्लूजन क्या रहा? The autonomic nervous system comprises two parts, the sympathetic and parasympathetic nervous system. The sympathetic nervous system activates the fight or flight response during a threat or perceived danger. Perceived danger, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, perceived, हो या ना हो, लेकिन आपका ब्रेन अगर ये परसीव कर ले कि डेंजर है, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेटेड रहेगा। And the parasympathetic nervous system restores the body to a state of calm. तो अगर आपको मन को शांत करना है तो ये एक्टिवेट करने की जरूरत है। ये इसका डिफरेंस है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये इसके डायग्राम से समझिए, ये आपका हाइपोथैलेमस है और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है सेंटर में। हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब जब आप शांत होते हैं तब क्या होता है, आपकी आंखें छोटी हो जाती है, आप हंसते हो या मुस्कुराते हो, शांत रहते हो तो आंखें छोटी हो जाती है। लेकिन जब आपके अंदर जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो डायलेट प्यूपिल्स, आपकी आंखें फैल जाती है, बड़ी हो जाती है, डर की भावना, क्रोध की भावना, अहंकार की भावना फैल जाती है आपके। जब आप जो है शांत होते हो तो क्या होता है, स्टिमुलेट सलाइवा, आपके जो मुंह के अंदर सलाइवा है जो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बढ़ता है, बढ़ जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। और जब आप जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी फाइट फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है तो सलाइवा का सिक्रेशन रुक जाता है, मुंह सूखने लगता है आपका, जो कि डाइजेशन के लिए गड़बड़ है। यहाँ पे शांत रहते हैं तो स्लो हार्ट बीट रहती है, स्लो धीमी गहरी सांसें चलती हैं। जब आप जो है दूसरी तरह के मोड में होते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इसी तरह से सब चीजें देखेंगे आप। अब जब शांत होते हैं तो आपका जो सांसें होती हैं वो रुकती नहीं है, कंस्ट्रक्टेड एयरवेज आराम से सांसें चल रही होती हैं। आपको लगता है कि छोटी छोटी सांसें भी आपको पूरा फुल ऑक्सीजन, फुल एनर्जी दे रही है। जब आप जो है इसमें थोड़ा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट फ्लाइट मोड होता है तो आपकी सांसें जल्दी जल्दी चलती है, आपको लगता है शॉर्ट ब्रीथ, और ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन को आपकी रिलैक्स एयरवेज, रिलैक्स एयर मतलब सिकुड़ जाती है आपकी जो एयरवेज है आपके लंग्स में। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, जब आप शांत रहते हैं तो आपके पेट का पाचन तंत्र अच्छे से सुचारू रूप से काम करता है। जब आप अशांत होते हैं तो आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, आप केवल मुंह में खाना डालते हैं, बचता कुछ नहीं। इसीलिए
योग में और आयुर्वेद में कहा जाता है कि भोजन करते समय कभी भी आप क्रोध में, अत्यंत खुशी में भी नहीं खाना चाहिए। बहुत एक्साइटेड होके, जैसे आपने कुछ बहुत अचीव कर लिया हो, बहुत खुशी में भी भोजन नहीं करना चाहिए। आपकी हार्ट बीट और जब नॉर्मल ना हो, हार्ट बीट और ब्रीथ, अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व किया करें। आपकी ब्रीथ जब रिलैक्स हो, काम होने, इसीलिए कहते हैं प्रेयर करने के बाद ही खाना चाहिए। जब आप प्रेयर करते हो तो आपके सेंसेस वहां पे आते हैं और आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तभी खाना चाहिए। शांत मन से जब आप खाएंगे तभी आपको एनर्जी मिलेगी। ध्यान काम में है, अच्छा जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हूँ खाना वंशी जी, और उसके बाद जो है अभी कॉल अटेंड करनी है 7 बजे से जो है, तो फिर क्या होगा, आपका खाना वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ध्यान तो उस काम पे था, खाने पे नहीं। तो खाना जब भी खाए या तो मत खाइए, छोड़ दीजिए, इट्स ओके। आदमी एक दिन ना खाने से नहीं मरता, लेकिन गलत भाव के साथ, रॉन्ग इमोशंस के साथ कभी मत खाइए। सिमिलरली आपका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से नहीं शुरू होता है। डाइजेशन जब आप किचन में खाना बनाना शुरू करते हैं, प्रिपरेशन लेवल से शुरू होता है डाइजेशन। आपके जो इमोशंस प्रिपरेशन लेवल में जाते हैं उस भोजन के अंदर, पदार्थ के अंदर, वही आपकी बॉडी में भी जाते हैं प्रिपरेशन टाइम। ऐसा क्यों होता है कि सेम रोटी सेम दाल चावल आप जो घर में खाते हैं, बाहर जाके प्रोटीन हो जाती है, एसिडिटी होती है। सेम वही होटल में भी बनता है, रेस्टोरेंट में भी बनता है, लेकिन घर में बनता है तो घर में प्रोटीन नहीं होती, आपको मजा आता है, आप पूरे जीवन भर वही खाना खाएंगे, भोजन खाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन होटल में आप वही रूटीन में आप 3 दिन 4 दिन नहीं खा सकते, आपको प्रोटीन होगा। कुछ तो बात होगी, कुछ इमोशंस की बात होती है, और कुछ जो है ऐसे इंग्रेडिएंट्स होटल में डाले जाते हैं जो आपकी बॉडी यूज टू नहीं होती, ह्यूमन बॉडी यूज टू नहीं होती है। उसको टेस्टी बनाने के लिए डाल दिया जाता है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जब आप उसको डालते हो तो बॉडी उसको तुरंत एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देती है, मना कर देती है कि हे इंसान, तूने ये क्या डाल दिया, अननोन सी चीज, एलियन मटेरियल कहां से डाल दिया हमारे शरीर में, इसको निकालो। तो उसको निकाल तो सकते नहीं, या तो फूड पॉइजनिंग होगी तो बॉडी उसको रिएक्ट करेगी, निकालेगी ऊपर नीचे से, सब जगह से निकालेगी। फूड पॉइजनिंग नहीं होगी तो उसको किसी तरह से बॉडी एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। एडजस्टमेंट इज अ नेगेटिव टर्म। जब एडजस्ट करेगी तो आपका मेटाबॉलिक फायर और स्लो हो जाएगा और बॉडी में टॉक्सिन्स और ज्यादा बढ़ेगी, आपको और वही खाना और बीमार करेगा। तो मैं शेयर करना जो है बाद में भूल गया था, ये मैं खुद ही पढ़ के आप लोग को बताता जा रहा था। अभी मुझे ध्यान आया कि आप लोग के स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। चलिए वो विंडो दिख नहीं रहे, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आपका यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम होती है, आप बहुत टाइम तक स्ट्रेस रहते हैं तो किडनी भी खराब होने के चांसेस होते हैं। इंटेस्टाइन पे तो आएगा ही, क्योंकि इंटेस्टाइन बहुत इंटीग्रल पार्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी रिलेटेड। गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, किडनी में स्टोन होना, आर्टरीज का ब्लॉक हो जाना, ब्रेन स्ट्रोक होना, हार्ट डिजीजेस, शुगर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में, जितनी भी चीजें आप इमेजिन कर सकते हैं, इवन कैंसर का भी रीजन कॉज ये हो सकता है। बहुत लंबे समय तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेटेड होना, उसके होने की वजह से बाकी इसके यहाँ से यहाँ तक जितनी चीजें सब डिसफंक्शन हो जाएगी, इम्प्रॉपर जो है सब हो जाएगी सारी चीजें। तो बहुत लंबे समय तक कोई चीजें इम्प्रॉपर हो जाए, मेस क्रिएट हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, ऑब्वियसली वो बीमारियां पैदा करेगा। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर वो पिल्स देगा या बोलेगा कि बॉडी में से ये पार्ट या ऑर्गन कट करके निकालना पड़ेगा, ये इलाज होगा उसके पास। ये सब चीजें ठीक कैसे होंगी? लोग टीवी में देख के या कहीं पे देख के, जिसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लॉन्ग टाइम से 99% लोगों का एक्टिवेटेड रहता है, ये प्रॉब्लम 99% लोगों को होती है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी। टीवी में देख देख के भस्त्रिका और कपालभाति 1-1 घंटा करते रहते हैं लोग, 1-1 हज़ार स्ट्रोक करते हैं। अपने आप को और एक्टिविटीज में एंगेज करते रहते हैं ताकि दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाए, काम में उलझा रहे और उनका दिमाग जो है उस स्ट्रेस में ना जाए। ऐसा करने से क्या होगा, आप अपने उस जो विशियस साइकिल है, जो चक्र है ना, उसमें और उलझते जा रहे हो और फंसते जा रहे हो। आप जितना जो है इस तरह की एक्टिविटीज करोगे, भस्त्रिका और कपालभाति करने से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है।
मेरी क्लास में स्टार्टिंग में आप भस्त्रिका करते हो, स्टार्टिंग में कपालभाति, स्टार्टिंग में अग्निसार क्रिया करते हो, तब आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है। उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हो और मन लगता है एक्सरसाइज करने में, आसन करने में और मन लगता है। जब लास्ट में आप करते हो तो लास्ट में आप क्या करते हो, शीतली करते हो, भ्रामरी करते हो, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, इस तरह की क्रियाएं करते हैं, या शवासन करते हैं, पूर्ण शवासन करते हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जिस इंसान का ऑलरेडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सुपर एक्टिवेटेड है, वो खुद ही डिप्रेशन में जा रहा है, डाइजेशन खराब है, उसको आप इस तरह की एक्टिविटीज, जिम भेज दो या इस तरह के, या वो दिन भर झाड़ू पोछा करता रहे, कामों में उलझा रहे, अपने आप को बिजी रखे, वो और ज्यादा उसमें फंसता चला जाए। उसका ब्रेन कभी भी सेरोटोनिन सीक्रेशन करेगा ही नहीं बिना गोली खाए या बिना ड्रग्स लिए या बिना अल्कोहल का यूज किए। तो चलिए, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि फ्यूचर में आप, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद मेरी क्लास को भी नहीं करेंगे, जब भी नहीं करेंगे तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, किस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। जब आपको रिलैक्स होना है तो वो एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो। जब आपको एक्टिव रखना है अपने आप को, तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करने वाली एक्टिविटीज करनी चाहिए। ये आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन गूगल पे सर्च करने के लिए पता तो होना चाहिए कि सर्च करना क्या है। तो चलिए, अब हम जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम विद रिटेंशन करेंगे। लेफ्ट वाले हाथ को, कौन सी चीज याद है नाड़ी शोधन प्राणायाम, भूल गए? हाँ, लेफ्ट वाले को नीचे रखना है, हमेशा राइट वाले से ही उठा के करना है। हाथ थक जाए तो हाथ बदल के नहीं करना, दोनों हाथ बदल के नहीं करना, लेफ्ट वाले को हमेशा नीचे रखना है, राइट वाले को। राइट वाला अगर आपका हाथ थक जाए तो लेफ्ट वाले को नीचे, एल्बो के नीचे सपोर्ट के लिए लगा लीजिएगा, या फिर जो आपका ब्लॉक है वो अपने राइट वाले थाई के ऊपर जो है अपने एक ब्लॉक और उसके ऊपर एक और ब्लॉक, दो ब्लॉक को रख लीजिए, तो आपका ये स्टैंड बन जाएगा। तो स्टैंड, ऐसे स्टैंड बन जाएगा तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, या कुशन रख लीजिए। अदरवाइज अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है। बाकी पेन होगा आपको, कल आपने किया था तो आज आपको पेन होगा, है ना? पैरों में दर्द है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी सासू माँ को भी कोई बात नहीं, आइस पैक थेरेपी करेगा कुछ टाइम तक, 10 to 15 डेज तक ये रहेगा। नेक्स्ट वीक और कम हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वीक गायब हो जाएगा, स्टिफनेस फिर रहेगी। जब आपको इंटेंस एक्टिविटी करवाऊंगा तो बॉडी में आपको फील होगा कि कल कुछ आपने अच्छा किया था अपनी बॉडी के लिए। तब मतलब क्या होता है, तब मीन्स होता है, तब बोलते हैं ना ऋषि मुनि लोग तब करते हैं, जो है पहाड़ों में जाके हिमालय पे तब करते थे। तब मीन्स फॉर बेयरिंग द अपोजिट्स ऑफ नेचर फॉर समथिंग गुड दैट इज supposed to be coming in future, some good fruit is coming in the future, तो वो तप कहते हैं। ये तप है, आप अपनी बॉडी को तपा रहे हो 1 घंटे बैठ के। जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं मेडिटेशन करके, तो वो आपके दिमाग का, मन का तप है। जो आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, वो आपके ज्ञान का, आपकी स्पीच का तप है, वाणी में कुशलता, स्किलफुलनेस। तो 3 प्रकार का तप होता है, ये नहीं होता तो कोई बात नहीं। पेन हो रहा है तो थोड़ा बहुत होना भी अच्छी बात है। बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे तो फिर वो दूसरे टाइप का पेन होगा, फिर वो डॉक्टर क्या जाने वाला पेन होगा। ये वाला पेन ठीक है। तो चले, नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए लेफ्ट वाले हाथ की इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को टच करके रख लीजिए, बाकी 3 फिंगर्स को ओपन रखिए। थंब और इंडेक्स फिंगर के टिप को टच कर लीजिए, बाकी 3 फिंगर्स को ओपन रखिए, और जहां से फिंगर से स्टार्ट होती है, जो रूट है, मिडिल फिंगर का जो रूट है, इसको अपने घुटने के ऊपर रखिए। एल्बो क्लोज टू बॉडी लेकिन रिलैक्स, उसको खींच के जानबूझ के पास में मत करिए, ढीला छोड़ दीजिए, वो जहां पे जाए जाने दीजिए। आर्म को, लेफ्ट आर्म को बिल्कुल ढीला, रिलैक्स, शोल्डर को ढीला छोड़िए, बस स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। हेड न्यूट्रल, न बहुत पीछे न आगे झुकाए, ऐसे करते टाइम कोशिश करें सब नीचे नहीं जाए, अदरवाइज ट्रैकिया पीछे से ब्लॉक होगा यहाँ से, और आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचे। तो जो चीज हम कर रहे हैं उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्टिवेट प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। आती जाती सांसों का ध्यान यहाँ पे रखिएगा। राइट वाले हाथ की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को
जहां पे बिंदी लगाते हैं आईब्रोज के बीच में यहाँ रखें। थंब से राइट नोस्ट्रिल के साइड में यहाँ पे बस हल्का सा टच करके दबा दीजिए और इधर की नोस्ट्रिल को क्लोज कर लीजिएगा। लेफ्ट से सांस छोड़िएगा। जब लेफ्ट को क्लोज करना होगा तो रिंग फिंगर से लेफ्ट वाली साइड में ऐसे बस हल्का सा पुश कर दीजिए और बंद हो जाएगा। धीरे धीरे स्लो डीप लॉन्ग नेचुरल ब्रीथ छोड़ना है लेफ्ट से, और फिर स्लो डीप लॉन्ग साउंडलेस ब्रीथ एफर्टलेस ब्रीथ लेना है और 10 सेकेंड होल्ड करना है। Every time when you breathe in, hold for 10 seconds, then breathe out from the other side. हर बार सांस लेने के बाद 10 सेकंड रोकिए और फिर दूसरी तरफ से सांस धीरे 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 छोड़िए। फिर दूसरी तरफ से सांस इधर छोड़ा है उधर से ही लीजिए, फिर 10 सेकंड रोकिए, फिर दूसरी तरफ से छोड़िए। इस तरह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलने तक कंटिन्यू रखिए फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। हो सकता है मैं 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा बार देर के बाद बोलूं, तब तक करते रहे। आंखें बंद कर लें और मुस्कान के साथ करें विद अ स्माइल।
धीरे धीरे लेफ्ट से लास्ट तक ब्रीद आउट करने के बाद, सांस छोड़ने के बाद आंखें बंद रखें और धीरे से हाथ नीचे खुला हुआ आसमान की तरफ घुटने पे रखें। Complete your cycle by breathing out from left nostril. And stay close your eyes. अपनी सांसों पर फिर से ध्यान दें। आपकी सांसें बिल्कुल धीमी इस समय हो चुकी है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड, मन बिल्कुल शांत हल्का है, शरीर स्थिर है, बॉडी रिलैक्स। बिल्कुल धीमी सांसें, धीरे धीरे आंखें खोलें। अब हम मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करें, हम ध्यान यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। आपको अभी अपना पोस्चर चेंज करना हो तो चेंज कर लीजिए, पोजीशन चेंज करनी तो चेंज कर लीजिए। बैठने के बाद मेडिटेशन शुरू करने के बाद कोशिश करिएगा बिल्कुल भी मूव ना करें, कुछ भी मूव ना करें, जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा। एक बार शुरू कर दें, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट 6 मिनट्स बिल्कुल नहीं हिले डुले, चाहे खुजली हो, झंझनाहट हो, पैर सो जाए, कुछ भी हो, चींटी काटे, मच्छर काटे, मक्खी आके बैठ जाए, बिल्कुल हिले डुले नहीं, थोड़ी देर रहने दे जो जैसे। अभी हिला डुला लीजिए, जो करना है कर लीजिए। जब स्टार्ट कर ले उसके बाद 5-6 मिनट्स बिल्कुल स्टेबल रहे। आप ध्यान से जी, आप अगर चाहें तो आपके पीछे जो कबर्ड है या वॉल है वहां पे आप अपने बैक को सपोर्ट भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लेकिन मेरी आवाज आपको क्लियरली आनी चाहिए। अभी जितनी आपको मेरी वॉइस आ रही है इससे कम आएगी थोड़ी देर बाद, और धीमी आवाज आएगी, क्योंकि स्टिमुलेट करने के लिए आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मेरी वॉइस भी, मेरे इंस्ट्रक्शन भी सॉफ्ट वॉइस में होना चाहिए, तभी वो स्टिमुलेट होगा। 3 नियम मैं फिर से दोहरा देता हूँ मेडिटेशन करने के। आपका बेटा बड़ा अच्छा डांस कर रहा है, इसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस टाइम पे सुपर एक्टिवेटेड है, बच्चों में होता है, होना भी चाहिए। सारा सारा दिन यही करता है सर। हाँ, तो सुपर एक्टिवेटेड। एक लोग मुझे गूगल से सर्च करके फोन की थी, बोले थी मेरा बेटा है 4 साल का है, वो बहुत ज्यादा जो है एक्टिव रहता है, बहुत शैतानी करता है और पतला है। मैंने कहा आप क्या चाहती है, वो मतलब दिन भर सोता रहे, बिल्कुल शैतानी ना करे, एकदम आप कुछ भी बोले वो आलस में रहे या खेलता रहे, चंचल प्रकृति का। बच्चे तो वायु के समान चंचल होने चाहिए ना, इधर भागे उधर भागे, आपके सर पे चढ़ जाए, ऐसे होने चाहिए बच्चे। परेशान करने वाली बात है, वो आप इरिटेट हो जाए वो अलग डिफरेंट चीज, लेकिन आप अपना बच्चा क्लास छुड़वा दी, इतना मतलब इसने मुझे परेशान किया ना, और सिर्फ इसलिए कि मैं बारिश में नहाना है, और मैंने मना किया था, मैं क्या अभी मत, जब मैं क्लास ले लेती फिर मैं तो जाऊंगी। अब तो सोचिए कितना अच्छी बात बोला था, बारिश में नहाना है। अब तो भूल चुके हैं बचपन में। डेली मतलब जब भी आ रही है ना बारिश तभी ना आ रहा है। मैंने इसको बोला भी एग्जाम दे ले, उसके बाद तू शुरू कर ले। अरे ठीक है, एग्जाम तो हमेशा होता रहेगा, बारिश थोड़ी बचाएगी, है ना बेटा। चलिए कोई बात। अब आराम से बैठ जाइए, कंफर्टेबल पोज में रिलैक्स बैठ जाइए, बिल्कुल दोनों हाथों को खुला हुआ घुटने पे रख लें, आंखें बंद कर लें, कंधों, हाथों को और पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कोई तनाव ना हो, पूरे शरीर में कोई भी तनाव ना हो। मुस्कुराते मुस्कुराते धीमी गहरी सांस, योगिक ब्रीदिंग करें और उसी मुस्कान के साथ सांस छोड़ते छोड़ते अपने कंधों और हाथों को और ढीला छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स करें। अब हम 3 बार ओम ध्वनि का नाद करेंगे, और सिर्फ नाद नहीं करेंगे बल्कि अपने शरीर के कण कण को
आपका शरीर जिन एटम से, जिन सेल से बना है, उन सभी को उस ध्वनि की ऊर्जा से, उस नाद से तरंगित कर लेंगे, वाइब्रेट कर लेंगे। ओंकार की नाद से आपकी बॉडी का एक एक कण कण, जर्रा जर्रा वाइब्रेट होने लगेगा। उस सेंसेशन को फील करेगा अपने क्राउन से टोज तक। मुस्कुराते हुए गहरी सांस भरे नाद के लिए, लंबे नाद के लिए। ध्वनि की तरंगों को कण कण में अनुभव करें। Feel the sound energy vibrations in every particle of your body. Your body is oozing energy, reverberating energy. फिर से सांस भरें। Feel the energy vibrations in the entire body, in every cell of your body is reverberating with the sound energy of Om. सांस भरें। पूरा कण कण शरीर का ध्वनि की ऊर्जा से तरंगित हो रहा है। धीरे धीरे अपनी सांसों पर अपने ध्यान को लेकर आए। Bring your awareness gently towards your breathing. Notice how your breath is rising and falling down, moving up as you breathe in and moving down as you breathe out. देखिए कैसे आपकी सांसें ऊपर और सांस जब छोड़ते हैं तो वापस नीचे लौट आ रहे हैं। सांस भरते समय शरीर में थोड़ा स्टिफनेस हो रहा है, तनाव आ रहा है।
और सांस छोड़ने पर आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, विश्राम पहुंच रहा है शरीर। Gently move your attention to your spine and your breath together. अब अपने ध्यान को अपनी रीढ़ के साथ अपनी सांसों को एक साथ देखें। अपनी रीढ़ और सांसों का एक साथ ध्यान करें। सांस जब हम लेते हैं तो आपके स्पाइन के रूट से सांस ऊपर सिर के शिखर तक, क्राउन तक पहुंचती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो वापस नीचे आ जाती है। When you breathe in, moves from the root of your spine to the crown of your head, and as you breathe out, it tumbles down to the bottom again. जैसे किसी फव्वारे में पानी नीचे से ऊपर नोजल तक पहुंचता है और बहकर वापस नीचे पहुंच जाता है। वैसे ही आपके जीवन का फव्वारा भी चल रहा है सांसों के द्वारा। आप बीचों बीच चल रहे हैं, अपने मध्य में रीढ़ के मूल से सिर के शिखर तक पहुंचते हैं और फव्वारा छूटकर आपके शरीर के चारों कण कण को शीतलता पहुंचाता हुआ, विश्राम पहुंचाता हुआ नीचे आ जाता है। सब प्रयत्न छोड़ दें सिवाय सांसों के इस फव्वारे के। Therefore, all your efforts except the fountain of your life, which is going on and on, चलता जा रहा है जीवन का फव्वारा। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपने मन को अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में एक छोटा सा बिंदु है, वहां पर लेकर जाए। Locate a tiny dot in between your eyebrows. हल्का सा बस ध्यान
प्रयत्न नहीं करें। बहुत सूक्ष्म बिंदु है जो दिखाई भी नहीं देगा शायद, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। Locate a tiny dot in between your eyebrows. धीरे धीरे इस बिंदु को अपने मस्तिष्क के भीतर लेकर जाए। अपनी स्किन को पेनिट्रेट करते हुए थोड़ा और भीतर धीरे स्कल को पेनिट्रेट करते हुए और भीतर मस्तिष्क के केंद्र की ओर लेकर जाए, toward the center of your brain. थोड़ा और प्रयत्न करें और इसे बीचों बीच रख दें, जैसे किसी बीज को पृथ्वी के भीतर, मिट्टी के भीतर दबा कर रख देते हैं और छोड़ देते हैं उसे पनपने के लिए। ऐसे ही इस बिंदु को मस्तिष्क के केंद्र में रखकर छोड़ दें और मुस्कान के साथ एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते अब सब प्रयत्न छोड़ दें, सब ढीला छोड़ दें, फैलने दें मन को दसों दिशाओं में। Let go all your efforts and let the mind expand in the vast space in all the 10 directions. Let go all your efforts. सब प्रयत्न छोड़ते ही हृदय से मुस्कान मुख पर खिलने लगती है। चेतना अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगती है। सब ढीला छोड़ दे, मन को भी, सांसों को भी, शरीर को भी। और फैलने दे अपने मन वे आकाश। मुस्कुराने का भी प्रयत्न छोड़ दें and just be, just relax. Let the consciousness acquire its own nature, its own state. Do not do anything. Even all the effort to meditate, ध्यान करने का प्रयत्न भी छोड़ दें और बस बने रहें। Do everything for some time, for this moment only. Let go all the knowledge. Let go all the science.
let go all do's and don'ts. Just be and relax. कुछ भी नहीं करना है, ना ही कुछ जानना है। बस विश्राम करें, गहरा गहरा विश्राम। Notice your thoughts at this moment. Notice your emotions at this moment. आपके विचार बदल चुके हैं, आपकी भावनाएं भी बदल चुकी हैं। आप शांत हैं, आनंदित हैं। आपकी सांसें भी बदल चुकी हैं। मुस्कान अपने आप मुख पर आ रही है। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति अवगत हो जाए। Become aware of your body slowly, gradually. Feel your body. Become aware of the surroundings. मुस्कान के साथ एक और सांस लें। अब सांस छोड़ते छोड़ते अपना समय लेकर जब इच्छा करे धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। Feel the heaviness, the energy in your palms, अपने हथेलियों में एक भारीपन का एहसास फील करें। एनर्जी फील स्पर्श करें अपनी आंखों को, चेहरे को।
कोई सजेशन, फीडबैक, सैटरडे, नेक्स्ट वीक कोई चेंज करना हो तो कुछ? प्रीति जी, मानसी जी, प्रवीण जी, गायत्री जी, any suggestion, any feedback, any change you require? नहीं? ठीक, ऐसे कंटिन्यू करेंगे। प्रीति जी, सब ठीक है? मानसी जी, रिलैक्स हो गया माइंड? फीलिंग रिलैक्स? कुछ लोगों को, जैसे मैं जब शुरू में कराता हूँ तो नहीं हो पाते, जिनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत लंबे समय से एक्टिवेटेड होता है, उनको बहुत टाइम लगता है इस चीज को जो है मेडिटेटिव पोज में ले जाने का, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो अगर आपका रिलैक्स है तो आप अभी ठीक हो, उस लेवल पे अभी नहीं आए, ठीक, सब लोग ठीक है। चलिए ठीक है, इसी के साथ चलता हूँ। बीच बीच में मेरा भी बेटा प्रवीण जी आ जा रहा था, आप लोग तो आंख बंद किए थे, आपने देखा नहीं होगा, बीच में आ जा रहा था, फिर मुझे म्यूट करना पड़ रहा था, क्योंकि एक्सरसाइज कराते टाइम तो अलग बात होती है, कोई शोर भी हो रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेडिटेशन के टाइम में बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट आपका भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए। तो वो पीछे से आ रहा था तो मैं उसको ऐसे ऐसे कराता, चुप रहो, फिर वो फोन मांगने आया मेरा, फिर मैंने फोन दे दिया, फिर उधर से शोर मचा रहा था, फिर मैंने डोर को क्लोज किया कि इधर से नॉइस ना आए, आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। तो ये सब आपके यहाँ नहीं, मेरे यहाँ भी होता है, कोई बात नहीं, कभी कभी क्लास छोड़ना भी अच्छी बात है। जब स्कूल जाते थे तो हर दिन क्लास थोड़ी जाते थे, कभी बंक मार के मूवी भी तो जाते थे। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर दिया अपनी लाइफ में, जाना चाहिए, सब चीज होना चाहिए। चलिए ठीक है, बच्चों को कभी कभी छोड़ दिया, मंडे में।